कि 6 लाख रुपए की अमाउंट जिसकी वजह से प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकला वो 3 करोड़ एक्स्ट्रा दे देते। पेट्रोल हाइक आया, इलेक्ट्रिसिटी का हाइक आया, तो ऐसा सिचुएशन बनी कि बस अब तो ये हो गया और वो हो गया। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के साथ जा रहे हो यार मैंने तो पाकिस्तान से भागना है और मैं सऊदी अरब जाके सेटल हो जाऊंगा या दुबई जाके सेटल हो जाऊंगा, ये जो चीज थी ना, मैं ये बात करना अब मैं पूछना ये चाह रहा था। वुड यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ टनेज वी सेव्ड? ओह, इट वाज 100 टन्स। उफ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सलाम तो मुझे आपको करना चाहिए आपने कर दिया। आप बड़े हैं, मैंने क्या पहले बात। चल। कैसे है बॉस? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला चला। लॉन्ग टाइम, मेरे ख्याल से कोई 1.5-2 साल के बाद मुलाकात हुई है या, हमारी, और सिर्फ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन रही। काफी टाइम हो गया। और क्या हालात हैं, क्या चल रहा है आजकल? काम चल रहा है, बस फिलहाल तो भागने में लगे हुए हैं। कभी कहाँ? clients के पीछे पाकिस्तान से भाग रहे हैं। बाहर? नहीं, पाकिस्तान से नहीं भाग रहे भाई। क्यों? सब भाग रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में रुकें, थोड़ा काम करें यहाँ पे, क्योंकि जिसने यहाँ से नहीं कमाया वो कहीं नहीं कमा सकता। चले, हम इसकी ना डिस्कशन को ओपन ही ऐसा करते हैं। हाँ। क्या दिख रहा है आपको? हर जिससे देखो बाहर, कल भी मैं एक कंपनी के अंदर मीटिंग के अंदर था, उनसे भी यही बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे हैं बाहर, सिविल मैनेजर वो भी बाहर, तो भाई सब बाहर चले जाएंगे यार। सब बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पे कौन रहेगा काम करने के लिए? मसला ये है, लोग मुझे जो नज़र आ रहा है इस वक्त वो डरे हुए ज़्यादा है। वो पाकिस्तान के हालात से भी डरे हुए हैं, और जो आगे दिख रहा है लोगों को कि यार चीज़ें नीचे जाए जा रही हैं, तो वो उससे थोड़ा सा जो है ना लोग घबराएं, जैसे कहते हैं ना घबराना नहीं चाहिए। तो अभी वो तो बहुत ज़्यादा घबरा, वो घबराहट अब इतनी बढ़ गई है कि हर दूसरा बंदा जो है ना वो बाहर जाने का तैयार है। जो रुका हुआ वो किसी मजबूरी में रुका हुआ है, लेकिन जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ही इज लिविंग द कंट्री। लेकिन जितना मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपके साथ काम किया, बाहर तो आप भी थे, आप क्यों वापस आ गए भाई? यार वापस आने के इरादे से गए थे, पहली बात मैं आपको बताऊं, ठीक है? क्योंकि मैंने 2 साल काम किया वहाँ पे, सऊदी अरब गया मैं 2015 से 2017 आई वाज इन सऊदी अरेबिया। तो उसमें जो मुझे एक चीज़ वहाँ जाके फील हुई ना, वो ये कि एक तो आपका मुल्क नहीं है, वो आपकी जगह नहीं है, लोग आपके नहीं है, आपको इवेंचुअली वापस ही आना। तो आप वहाँ पे 2 साल लगा लो, 5 साल लगा लो, 10 साल लगा लो, 20 साल लगा लो, आपने वापस ही आना। तो अभी मैं और हमारा एक दोस्त है, मुझसे बात भी कर रहा था, वो भी बाहर जा रहा है, मेरा एम्प्लॉई है, टू बी वेरी फेयर विद यू। उसको मैं ही समझा रहा था कि इवेंचुअली आपने वापस ही आना है यहाँ। तो जब आप उस 2 साल, 5 साल या 10 साल के गैप के बाद वापस आओगे ना, तो यहाँ की जो मार्केट है उसके डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो चुके होंगे। लोग आपको हार्डली पहचानेंगे या हार्डली काम देंगे। जॉब पे अगर रख भी लिया तो वो आपकी जो पे है ना, जो आपको वहाँ मिल रही है, उससे हाफ होगी या 1/4 होगी जो आपको यहाँ पर मिल रही होगी। आप मेंटली वापस आके भी सेट नहीं हो पाओगे। तो जो जिस स्ट्रगल में, और अगर आप वहाँ बाहर फैमिली बुला लेते हो, लोग कहते हैं मैं फैमिली बुला लेता हूँ, नहीं आजकल तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपने बुला भी ली तो सेविंग आपकी कुछ भी नहीं है, वो उतना वहाँ खर्चा हो रहा होगा जितना आपका यहाँ खर्चा हो रहा है। बस आप ना यहाँ आपके हाथ में कुछ है, ना आपके वहाँ कुछ हाथ में होगा। तो यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि भाई कुछ यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि नीचे ही नीचे जाएगा। जो चीज़ नीचे जाती है कुदरत के निज़ाम में ऊपर भी आना है उसमें, डेफिनेटली। तो अभी ये एक फॉल चल रहा है, इंशाल्लाह राइज भी आएगा। तो जब वो राइज आएगा तो फिर बस हम ये कहें कि इसको फियर, यार एक ऐसा फियर है और कुछ भी नहीं है, जबकि वो जॉब्स में लगे हुए। आपको याद है अच्छी तरह से जब पेट्रोल हाइक आया, इलेक्ट्रिसिटी का हाइक आया, तो ऐसा सिचुएशन बनी कि बस अब तो ये हो गया और वो हो गया, और यही नेशन उसी प्राइस में पेट्रोल भी ले रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी ले रही है। जबकि आप डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अगर आप जाएं तो पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। यूके में जो हालात हैं, वो महंगाई की जो सूरत हाल है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा है। यूएस में महंगाई की सूरत हाल बहुत ज़्यादा है यहाँ से, लेकिन लोग सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये है कि आप अगर बिल्कुल अपना बैग पैक कर दोगे यहाँ से, तो फिर आप अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ खुद बंद कर रहे हो। क्योंकि चलो मैंने मान लिया यूएस यूके वाले दे देते हैं आपको नेशनलिटीज़, अगर आप जाओ कनाडा चले जाओ, लेकिन एक बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए वहाँ जाने के लिए। वो आम आदमी मेरे आप जैसा काम नहीं कर सकता, वो इतना बड़ा कैपिटल। हम लोग मजदूर तबके वाले लोग हैं भाई। हम लोग जॉब्स के ऊपर चले जाते हैं, और हार्डली गल्फ है हमारे लिए जो एक नियर तो वहाँ से अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ये समझता हूँ जाना अगर ठीक है तो हार्डली 2 साल के लिए बंदा जाए, वो भी एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, वो बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के साथ जा रहे हो यार मैंने तो पाकिस्तान से भागना है और मैं सऊदी अरब जाके सेटल हो जाऊंगा या दुबई जाके सेटल हो जाऊंगा या कतर जाके सेटल हो जाऊंगा, इवेंचुअली आपने वापस आना है। वो आप
एक टाइमलाइन है उसकी, वो 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो अच्छा, मेरी स्टडीज में यही रही, जैसे आपने अभी कहा ना, वो यही स्टडी रही मेरी भी कि ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। एग्जैक्टली, हाँ, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। लेकिन चलें अब हम अपने वापस कम बैक टू आवर टॉपिक के, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। क्या डिफरेंस फील किया वहाँ की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, यहाँ की कंस्ट्रक्शन? यार वहाँ पे ना मैं जो 2 साल मैंने काम किया वहाँ पर, मैं बेसिकली सब स्टेशन या इलेक्ट्रिकल की फील्ड के अंदर मैं ये कहूँगा कि वहाँ था, वहाँ पे जिस फर्म के साथ मैं था, अल जजीरा के साथ, वो लोग, उनका मेन जो था वो सब स्टेशन की कंस्ट्रक्शन था। अब वहाँ पर समझ लें उन्होंने एक टिपिकल सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उनकी, वो उनके जो डिज़ाइन है, स्टैंडर्ड्स है, वो सब सेट है, वो आप उनसे हिल नहीं सकते। मतलब आपको उन्होंने एक ब्लॉक बना के दे दिया, यू जस्ट कांट थिंक आउटसाइड दैट बॉक्स। आपने अपनी इंजीनियरिंग जितनी भी आपने कर ली, लेकिन आप उस बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपको एक बीम का साइज, लेट से मिसाल दे रहा हूँ, हम लोग तो यहाँ डिजाइन करके बीम का साइज रिड्यूस भी करते हैं, ज़्यादा भी चाहिए होता है। अगर आपको एक बीम का साइज 18 इंच चाहिए, लेकिन वहाँ पर स्टैंडर्ड है 24 इंच का, तो आप 24 ही दोगे, आप 18 नहीं दोगे। तो वहाँ पर ये है कि उन्होंने चीज़ें जो है ना डिफाइन कर दी हैं इस फील्ड के अंदर, कि यहाँ पर आपने इससे ज़्यादा नहीं डालना, स्लैब 6 इंच से ज़्यादा नहीं होगा, या 8 इंच से ज़्यादा नहीं होगा, इस तरह की कुछ उन्होंने चीज़ें डिफाइन कर दी। अब वहाँ पर वो चीज़ आपको लिमिट कर देती है कि आपने उससे बाहर सोचना ही नहीं। तो फिर आप ऑब्वियसली इंजीनियर अगर आप यू मीन टू से कि मतलब उनके जो कोड्स हैं, लेकिन ये तो इंटरनेशनल कोड्स होंगे, इंटरनेशनल कोड फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक जो स्टैंडर्ड्स है ना वो डिफाइन कर दिए हैं, इंटरनली डिफाइन कर दिए कि हमारे सऊदी अरब के ये स्टैंडर्ड है, सब स्टेशन के ये स्टैंडर्ड है। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी अप्लाई नहीं है, पाकिस्तान बिल्डिंग कोड है, लेकिन हम लोग वो पाकिस्तान बिल्डिंग कोड आपको इस पे पाबंद नहीं करता कि आपने इस चीज को मिनिमम के ऊपर फिर भी कर देता है, लेकिन मैक्सिमम के ऊपर वो फिर भी नहीं करता। वहां तो मैक्सिमम के ऊपर भी उन्होंने पाबंद कर दिया कि आपने ये चीज इस तरह से करनी, चीज इस तरह से करनी है। मिनिमम तो ऑब्वियसली एसीआई भी आपको कह रहा है कि भाई आपने लेट से 8 इंच से या 6 इंच से कम की बीम नहीं देनी, वो तो 6 इंच भी एसीआई नहीं कहता, आप पाकिस्तान में चला देते हैं बीम, लेकिन हम ये फर्क है वहाँ और यहाँ। और कंस्ट्रक्शन अगर आप उसका पूछेंगे, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का, वो ऑब्वियसली रेट ज़्यादा है तो यहाँ से थोड़ी सी आपको बेहतर मिलती है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, वो वहाँ पे ज़्यादा उस चीज़ को देखा जाता है, प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ता। यहाँ तो चप्पलों में भी काम हो रहा था ना साइड्स के ऊपर, बगैर हेलमेट तो बहुत दूर की बात है, जूते भी नहीं पहने होते उन्होंने। तो वहाँ पर ये है इस चीज़ का खास तौर पे कि वो बिल्कुल नहीं साइड पे एंटर नहीं होने देते इस तरह से। अच्छा, सेफ्टी पे जैसे हम बात करें ना, अगर जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, सेफ्टी फॉलो होती है इलेक्ट्रिकल में और नॉर्मल दूसरी चीज़ों के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर हम रोज़ देखते हैं, अभी जैसे एक मॉल में आग लगी, उससे पहले एक मॉल के अंदर आग लगी, ये सारी चीज़ें, काम हमारे यहाँ बिल्डिंग कोड्स के ही थ्रू होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम उन सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो क्यों नहीं करते? क्या रीज़न नज़र आता है? प्राइस इशू है, जबकि प्राइस भी पूरा होता है हमारे यहाँ, सब कुछ होता है, क्वालिटी इशू है। प्राइस और क्वालिटी का नहीं है ये, एक मैं बिल्कुल आपको इसकी कोर बताता हूँ है क्या। कोर ही पूछनी है मुझे, इस पॉडकास्ट का पॉड मकसद ही यही है कि कोर पे बात करें। कोर इसका ये है कि हम खुद से उस चीज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। सेफ्टी साइड के ऊपर या ये चीजें ना, ये लीस्ट बॉदर्ड है बंदा इसके ऊपर। कोई भी कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है या जो काम भी कर रहा है, वो कहता है यार मैं सबसे आखिर में मैं ये मेक श्योर करूँ काम हो जाए मेरा, मैंने हेलमेट पहना हो या ना पहना हो। अभी मैं इसकी आपको बिल्कुल एक प्राइम एग्जाम्पल देता हूँ। लहरी में बिल्डिंग गिरी कुछ टाइम पहले, उसमें काफी 26-30 लोग भी उसमें चले गए बेचारे। उसके बाद एक क्रैक डाउन स्टार्ट हो गया पुरानी बिल्डिंग्स के बाहर कि भाई ये बिल्डिंग ठीक नहीं है, ये जो है गिरेगी। बहुत सारी बिल्डिंग्स के ऊपर ये लगे। हमारे पास कॉल आई इस फौरन इस इंसिडेंट के बाद कि अब हमारी बिल्डिंग आप इंस्पेक्ट कर ले, और आ रही हैं हर 2 दिन बाद इस तरह की कॉल आ रही हैं। मैं और क्योंकि आप लोग कैटेगरी ए रजिस्टर्ड है ना, हम लोग जाके इंस्पेक्ट करके बता देते हैं। अब हम जब गए बिल्डिंग में, आप इमेजिन करें वो एक 60 गज की बिल्डिंग थी, सही है, और एक इट वाज अ पोश एरिया इन कराची। ऐसा भी नहीं है कि वो लियारी था या मलिक था या कोई और इस तरह का एरिया था। 60 गज की बिल्डिंग के ऊपर वो 8 फ्लोर बनाए हुए थे उन्होंने। ओह माय गॉड। और वो बिल्डिंग 4 इंच से ज्यादा टिल्ट की हुई थी एक तरफ। उस बंदे का सेटलमेंट एक तरफ सेटल हुई थी बिल्डिंग। उस बंदे की रिक्वेस्ट हमसे क्या थी पता है? तो वो ये कह रहा था कि आप हमें रिपोर्ट बना के दे दें कि ये बिल्डिंग सेफ है, ताकि हम डीएचए में इसको जमा कराएं। मतलब भाई आप, मतलब अब वो खुद नहीं एक्सेप्ट कर रहे ना उस चीज को। डीएचए ने नोटिस दे दिया वहां पे कि ये आप बिल्डिंग 24 घंटे में खाली करें, बिल्डिंग गिर जाएगी। चले वो 24 घंटे में नहीं भी गिरती, लेकिन आप कम से कम ये तो स्टार्ट करोगे भाई, आप उस बिल्डिंग को खाली करना तो शुरू करो। कोई सोच ही नहीं, सर जाए नहीं कि हमने इसको फॉलो भी करना है इस चीज को। तो ये मैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि लोग इतना ज्यादा जो है ना इसको वो हो गए कि यार अब कोई करना नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम ये भी है ना रफीक भाई, जो इस वक्त इशू है ना हमारी मार्केट का जो सिनेरियो है वो ये ज़्यादा चल रहा है कि जैसे कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, क्लाइंट है,
क्लाइंट जो है, मैंने ये नोट किया है कि वो इतना पावरफुल है कि वो ये समझने लग जाता है कि यार मैं जो हूँ ना बहुत मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं खुद कंसल्टेंट हूँ मोस्टली, क्योंकि कंसल्टेंट किया, जैसे मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा कंसल्टेंट्स के साथ काम करने का, क्लोज उनकी ड्राइंग के अंदर जो है ना वो चीज़ें ऐसी नहीं होती कि आप ऐसे कर लें या वैसे, उनकी ड्राइंग प्रॉपर होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। या तो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे होते हैं कि भाई वो क्लाइंट के साथ समझाता है कि ऐसा नहीं, ऐसे कर लो प्राइस बचाने के लिए, इकोनॉमी के लिए, इसके लिए, और फिर क्लाइंट भी बहुत सारी चीज़ों में शायद मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है, जिसका इम्पैक्ट उससे लॉन्ग टर्म के अंदर महसूस नहीं हो रहा था। अब ये जो आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो है, ये लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट आया ना लॉन्ग टर्म। देखिए इसमें भी इसी से एक रिलेटेड मैं बता दूं, सब पहली बात तो सब क्लाइंट ऐसे नहीं है, कुछ क्लाइंट्स हैं जो वाकई में सुनते भी हैं कंसल्टेंट की और उस पर काम भी करते हैं, जो कि कहते हैं कि भाई बाय द बुक हम चलेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऑब्वियसली मनी कम्स फर्स्ट, तो पैसे भी कुछ लोगों ने बचाने। तो एक प्रोजेक्ट में मुझे याद है, आप भी इन्वॉल्व थे, आपको याद होगा कि उसकी बेसमेंट थी, उसमें पानी भर गया था। इट वॉज अ वेरी रिनोन फर्म और उसकी बहुत बड़ी एक बेसमेंट थी और उसके अंदर पानी भर गया था पूरा बेसमेंट में। वजह क्या थी कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उन्होंने वाटर प्रूफिंग नहीं कराई थी वहाँ पर, ठीक है। तो अब वाटर प्रूफिंग की एक ह्यूज अमाउंट है, लेकिन वो जरूरी इसलिए है कि उस टाइम पे आपका पानी नहीं है वहाँ पर, साइड पर नहीं निकलता रेट से, लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद बारिश भी होती है या ग्राउंड वाटर टेबल रेस कर जाता है, तो वहाँ पर पानी भरना है इवेंचुअली। और वो भरा, जब वो भरा तो फिर सारे सर पकड़ के बैठे हैं। अब उसमें गलती किसकी है? कंसल्टेंट की भी गलती नहीं है, उसमें क्लाइंट ने ऑन द स्पॉट ये डिसाइड किया कि भाई मैंने वाटर प्रूफिंग नहीं करानी, उसने नहीं सुनी ना कंसल्टेंट। तो इसलिए जिसने हमारी रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने हमें हायर किया है एडवाइस के लिए या एज अ कंसल्टिंग फर्म हमें हायर किया, तो हमारी सुने तो सही एटलीस्ट। अगर आप हमें सुन भी नहीं रहे, कर भी अब नहीं रहे, तो फिर हमें हायर करने का फायदा है। हाँ, ये बात आपकी जो है ना वो बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज होता है ना, वो कॉम्प्रोमाइज जो है वो बिल्डिंग के लिए बड़ा नुकसान होता है। और फिर जब आप देखें, जब इस तरह के कंसर्न लोग होते हैं, जैसे बिल्डिंग उनकी गिर रही है, अब घर वाला तो बोलेगा ना मेरी बिल्डिंग भाई जो है, बाद में कंसर्न डिपार्टमेंट को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने अप्रूवल क्यों दी, कॉम्प्रोमाइज तुम लोगों ने किया है भाई उसके अंदर, कॉम्प्रोमाइज तुमने। रही बात जैसे आप वाटर प्रूफिंग की बात कर रहे हैं, तो मैंने इतना जब काम किया, अप्रॉक्स कोई 100 बिल्डिंग्स को हमने सर्वे किया, सारा कुछ किया, तो हमें अंदाजा हुआ इस बात का कि बिल्डिंग की कॉस्ट में इन चीजों की वैल्यू 1 to 2% है। आपने, क्योंकि मैंने कहा ये चीज जो है ऑडियंस के लिए क्लियर कर दूं कि वाटर प्रूफिंग बहुत बड़ी कोई कॉस्ट नहीं है, ये तो सिंपल एक बिल्डिंग के अंदर 1-2% की कॉस्ट है, और उसका इम्पैक्ट ये है कि आपकी मिलियन और बिलियंस की इसकी इन्वेस्टमेंट आपकी है सारी, वो कॉम्प्रोमाइज होगी उसके ऊपर, वो सारी कॉम्प्रोमाइज हो गई और एक छोटी सी चीज की वजह से। अब आजकल जो अगर आप देखें, जिसने मोस्टली आप जैसे रेट्रोफिटिंग वगैरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी डिजाइन कर रहे हो, बैंगलोर कर रहे हो, इंडस्ट्री में कर रहे हो, मोटर्स गाड़ियों के अंदर आप डिजाइन कर रहे हो, सारे जो है आपके पास वही प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनके अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, वाटर पेनिट्रेशन के, क्रैक्स के, किसी ने ओवरलोड कर दिया। थोड़ा इस तरफ जरा लोगों को पता चले, आप कुछ जरा इसके बारे में बताएं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हो आजकल? देखिए हम लोग इस वक्त इंडस्ट्रियल साइड में भी हैं। इंडस्ट्रियल साइड में इस वक्त एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि ज़मीन की वैल्यू बढ़ चुकी है। अच्छा। लोग नए प्लांट से ज़्यादा जो पुराना है उसमें एक्सटेंशन वगैरह करवा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास ऑटोमोबाइल सेक्टर है, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बड़े नाम है वहाँ पर हमारे पास जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। और हमारे पास इस वक्त स्कूलिंग सेक्टर बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। वी आर वर्किंग विद फाउंडेशन, वी आर वर्किंग विद सिटी स्कूल, हैप्पी होम, हैप्पी पैलेस, अल्लाह का शुक्र है। देयर नंबर ऑफ स्कूल्स। इनफैक्ट अभी एक यूनिवर्सिटी भी हम लोग कर रहे हैं, सैफ यूनिवर्सिटी के नाम से, नाज़िमाबाद में आने वाली है, तो उनके साथ भी हमारे अभी काम चल रहा है। अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर की बात करेंगे तो उसमें वी आर वर्किंग विद ज़ियाउद्दीन, वी आर वर्किंग विद दारुल सेहत लियाकत मेडिकल कॉलेज कह रहा था वो, तो इनके साथ है। दे आर is a huge variation of client जिनके साथ हमारे इस वक्त काम चल रहा है। यानी कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए आप अलवी कंसल्टिंग को ओपन करूं, तो आप इन सेक्टर्स के अंदर स्पेशली स्कूल्स, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर, सब सेक्टर्स के अंदर आप मोस्टली काम कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जो हमारा जो रेजिडेंशियल सेक्टर है वो अपनी जगह पर है। दे आर न्यूमरस क्लाइंट जो कि हमारे पास BHA में भी हैं और कराची और एरियाज़ के अंदर हैं, एंड नॉट इवन कराची, इसमें हम लोग इस्लामाबाद, लाहौर, स्कर्दू तक हमारे काम अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। अच्छा, पंजाब मतलब नॉर्दर्न एरिया? जी। तो नॉर्दर्न में आप सेismic पे सारा काम कर रहे हैं? सेismic पे सारा काम होता है। अच्छा, सब हाई सेismic में है, तो हम लोग सेismic डिजाइन के ऊपर काम तो फिर तो ये नॉर्दर्न वाले क्लाइंट उनसे ज्यादा अच्छे हो गए। जी नहीं, उनको समझ इस चीज की है ना कि उन्होंने वो उस चीज को उससे गुजर चुके हैं। अभी भी तो गुजर रहे हैं ना? अभी भी गुजर रहे हैं। एक हल्का सा ट्रेमर आता है, वो बेचारे जो डिजाइन नहीं होता सेismic के ऊपर,
या लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होते हैं, फिर उनमें पता है आपको क्या होता है। हाँ अभी भी देखे ना ये जो बिल्कुल एक सैलाब वगैरह आया है, जी 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 जी, कितना बड़ा इफेक्ट आया है ये सब चीजों का। और नॉर्दर्न में तो बस वो बड़ा प्रॉब्लम हो बहुत गया। ज़्यादा। तो उसमें फिर हम लोग ये एक्स्ट्रा सेफ्टी फैक्टर ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं उसमें। अच्छा इसके भी ना नॉर्दर्न एरियाज के स्पेशल बिल्कुल एक मैंने देखा है कि स्पेशली कंसल्टेंट्स हैं स्पेसिफिकली जो इन चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हो, क्योंकि नॉर्मल जैसे आप बात करें जो कुछ कंसल्टेंट्स हैं जैसे वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे हैं, लाइक फ्लैट्स हैं, ये हैं वो हैं, तो वो लोग अपने बस इन्हीं चीज़ों को वो लेके चल रहे होते हैं। लेकिन अलवी कंसल्टिंग आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त ये बात लगती है, आप डिफरेंट डायनामिक्स के अंदर काम करते हो। जितना मैंने आपके साथ काम किया डिफरेंट चैलेंजेस वाले प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा और मजीद मैं चाह रहा हूँ कि नॉर्दर्न वाले सेक्टर जो है ना इसको थोड़ा एलेबरेट करें, क्योंकि इनमें क्या क्या डिफिकल्टीज बहुत आती हैं। देखिए इसमें एक क्योंकि पहाड़ आ गया एग्जैक्टली एक तो आपकी ड्यूरिंग, अगर आप कंस्ट्रक्शन वाइज पूछेंगे ना तो सबसे जो मुश्किल काम है वहाँ पे वो एक्सकेवेशन। हम सबसे यहाँ पर जो कराची में काम कर रहे हैं, लाहौर इस्लामाबाद में कर रहे हैं, एक्सकेवेशन फिर भी आसान होती है। वहाँ पर एक्सकेवेट आप 3 फीट एक्सकेवेशन करना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आप रॉक पे खड़े हैं। तो वहाँ पर हम लोग इसीलिए कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कभी कभी हमें जो है वो ब्लास्टिंग वगैरह भी प्रोसेस करना पड़ता है। जब हमने आई वाज इन्वॉल्वड इन सरीना हुंजा, उसमें हमने जो फाउंडेशन बनाई थी वो ब्लास्टिंग करके बनाई थी, क्योंकि वहाँ पे एक्सकेवेटर या आपकी मेन जो लेबर होती है उससे काम नहीं हो सकता। तो फिर उस तरह से हमने जो है फाउंडेशन एक्सकेवेट की थी, और वहाँ पर फिर हमने जो है वो ये चैलेंज ही है, इट्स अ बिग चैलेंज, इट्स अ बिग चैलेंज। और वो फिर ऑब्वियसली आपको भी सारे सर्कमस्टांसेस देखने होते हैं, सारी सब कुछ करने के लिए। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। आप अगर ये जरा 2 मिनट के लिए कराची में सोचें आप ये काम कर रहे हैं, तो अगले 2 मिनट बाद पुलिस खड़ी होगी, आपकी साइड बंद हो चुकी होगी कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बंदे आपके सारे जेल में होंगे। तो ये सारी चीजें जो है वहाँ पर इस तरह के चैलेंजेस भी हैं। अच्छा वहाँ पे क्या है, लॉ का क्या सिस्टम है? जैसे हम कराची में कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं अपनी, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल सब ये बात होती है। कराची में जैसे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कंस्ट्रक्शन के अंदर ना, लॉ की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की। वहाँ पे किस तरह से आप लोग वहाँ सपोर्ट होती है? सपोर्ट वहाँ पर ये है कि पंजाब साइड है या नॉर्दर्न साइड है? वो वहाँ पे ना नॉर्दर्न एरियाज के अंदर वो इनकरेज करते हैं। वहाँ पे मैं वहाँ पे रह के भी आया हूँ काफ़ी अर्सा, तो वहाँ पर ये है कि वहाँ पर लोग इस चीज़ को जो कंस्ट्रक्शन है ना वहाँ पर उसको काफ़ी इनकरेज करते हैं। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो भी ये चाहते हैं कि यार हम भी इसका पार्ट बने, या हमारे कोई चीज़ नहीं बन रही है तो इट्स गुड फॉर आवर प्लेस के वो उसका पार्ट बनते। ठीक है, तो वो कभी भी रोकने नहीं आते हैं, कभी वो करने नहीं आते। ऑब्वियसली लॉज वहाँ पर भी हैं, अप्रूवल वहाँ की भी लेने पड़ते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको वो लोग कभी भी डिस्करेज नहीं करते। वो कहते हैं कि यार ये चीज़ बन रही है, अच्छी बात है, हमारा ही फायदा है इसके अंदर। ऑब्वियसली फ़ायदा होता है। और पंजाब साइड पे जैसे आजकल तो वहाँ बहुत डेवलपमेंट देख रहे हैं होती है, तो मेरा बहुत टाइम हो गया, जाना नहीं हुआ वहाँ पर। लेकिन अभी क्या कंडीशन है वहाँ पे? वहाँ पे है कंस्ट्रक्शन है, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं वहाँ पे रिसेंटली, जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं डिज़ाइन फेज में। एक वही जाने में थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को ना डेवलप होने में, और लोग इस वक्त जल्दी में हैं सब। जो आप ना हर बंदा जो है ना कह रहा है यार मैं अभी पास आउट हूँ, मेरी 1 लाख की जॉब लग जाए। ये तो क्या हो गया भाई, देखा नहीं। वैसे भी अगर देखा जाए, मैं अगर आपसे मैं जितना तुम्हारे साथ रहा हूँ और देखा है मैंने कि एक टाइम होता है, उसमें आप अपने आप को डेवलप करते हैं। डेवलप करने के बाद फिर जाहिर बात है बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे पहले से एग्जिस्टिंग मौजूद थी, उनके सामने compete करना तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर रहा, आप भी एंटरप्रेन्योर माशाल्लाह से बन गए हो, और यही चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के लिए चैलेंज बड़ा मैटर करता है, क्योंकि पीछे से तो लेके नहीं आए थे। तो ये थोड़ी सी एक साइकी जरा बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बताओ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है इस चीज के अंदर कि भाई ये बिजनेस डायनामिक में कहाँ से आ गए, ना पीछे कोई बैकग्राउंड, ना खानदान, ना कुछ। समझने के एक सिविल इंजीनियर घर से निकला, कंपनी खोल ली, जॉब नहीं यार, घर से तो खैर निकले था, बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ थी इनिशियली, लेकिन यू आर राइट कि बैकग्राउंड में ऐसा कोई कैपिटल नहीं था, कुछ भी नहीं था। और एक टाइम पे तो बसों की छत पे भी सफ़र करके यूनिवर्सिटी से वापस आए, तो वो टाइम भी था। लेकिन टू स्टार्ट विद ये कि बंदा पहले लर्निंग कर ले किसी जगह पर लग के। और आई वॉज सो लकी कि मुझे मुश्ताक इमरान में जाने का, या वहाँ मुश्ताक साहब से भी डायरेक्ट सीखने का, जो लोग जानते हैं उन फील्ड को उनको पता है मुश्ताक साहब क्या चीज़ है, तो डायरेक्टली उनके अंडर काम करने का मौका मिला। और फिर उन्होंने खाली टेक्निकली नहीं, उन्होंने बिजनेस वाइज भी काफ़ी चीज़ें सिखाई। वो सिखाते नहीं है सबको, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ टैक्टिक्स उन्होंने फिर भी टाइम टू टाइम उन्होंने सिखाते रहा। मुझे खुद कीन था मैं कि वो चीज़ सीखने का। फिर वहाँ पर रहते हुए भी हमने जो है कुछ चीज़ें वहाँ पर काम अपने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किए। वो कहते हैं ना कि 9 to 5 pays your bill and 5 to 9 pays your lifestyle। तो वो वाली कहानी थी कि 5 to 9 फिर हमने जो है काम को अपना थोड़ा सा लास्ट 4-5 साल पहले उसको हमने स्टार्ट कर लिया था।
मेरे साथ मेरी पार्टनर होती हैं फौजिया, उनको भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो आज आ नहीं सकेंगी किसी वजह से। वो बेसिकली स्ट्रक्चर सारा वही देख रहे होते हैं, टेक्निकल साइड आप एग्जीक्यूशन। एग्जैक्टली, मैं बिजनेस डेवलपमेंट या मैनेजमेंट साइड को देख रहा हूँ, और टेक्निकल साइड जो है वो पूरी फौजिया, मतलब ब्लाइंडली आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब आपके आर्म्स हैं वो, बिल्कुल बैकबोन है, मैं तो कहूँगा, आर्म्स भी नहीं, शी इज द बैकबोन ऑफ माय फर्म, और उनके बगैर देयर इज नो एलवी कंसल्टिंग इंजीनियर्स। आई थिंक उसका भी एक्सपीरियंस, जितना मैं फौजिया को जानता हूँ, कोई मेरे ख्याल से 2 डिकेड्स का तो हो जी चुका है। आराम से 20 साल, एग्जैक्टली 20 साल हो गए। 2005 की वो पास आउट है, एंड 2025 में हम लोग बैठे हैं। और आपके उस्ताद भी हैं? उस्ताद भी हैं मेरी, मुझसे 5 साल सीनियर है। तो फिर हमने खैर वहाँ जब ये काम स्टार्ट किया, और एक मैं की, अगर जो लोग सीखना चाह रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि हम किस तरह से इस तरफ जाएं कि काम के साथ साथ इसको करें, तो उनको अपना 5 to 9 मैनेज करना पड़ेगा। 9 to 5 तो आप एक कंपनी को दो, और 9 to 5 उन्हीं का काम करो। स्टार्टिंग में हम थे, हम डेडिकेटेड थे वहाँ काम करने के लिए, लेकिन जब हमारा ऑफ होता था तो हमने एक कोवर्क स्पेस हम लोगों ने एक ली हुई थी, क्योंकि आजकल बहुत कोवर्क स्पेसेस हैं कराची में, लोगों को इनकरेज करने के लिए कि इस तरह से काम करें। तो वो कोवर्क स्पेस हमारी थी, जिसमें हम लोग बाकी जगहों से, और भी जो हमारे दोस्त थे और भी जो टीममेट्स थे, वो वहाँ पे जाके बैठते थे। अच्छा, मुझे आपकी जो सबसे जर्नी के अंदर जितना मैं क्लोज रहा ना तुम्हारे साथ, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि आपके पास जितने भी क्लाइंट्स थे वो आपकी प्रीवियस कंपनी के नहीं थे। नो, वो माशाल्लाह से आपने अलग ही डेवलप किए, अलग ही जर्नी करी। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोगों को बताने के लिए, क्योंकि हमारी जो यूथ है ना, वो समझने लग जाती है या मैं शॉर्टकट मालूम नहीं, जॉब कर लूं। इसको थोड़ा सा जरा देखिए, लोगों के समझने के लिए बड़ा जरूरी है, जेंजीज खास तौर पे। ऑफर्स हमारे पास उधर के रहते हुए क्लाइंट्स की भी आई थी। आप इमेजिन करें, कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि हम वहाँ बैठे हुए थे और वो कहते थे यार ये काम हमारा कर दो, इतने में कर दो, लेकिन हमने फिर ये किया कि हमने बोला नहीं यार, हमने बोला ये काम नहीं करना। हमने आप जो तरीका है सही, वो उस पर हमने फिर आगे क्लाइंट्स अपने बनाए, अल्लाह का शुक्र है। और आगे जो है वो अल्लाह ताला ने देखा, हाथ पकड़ लेता अल्लाह ताला, तो फिर काम मिलता रहता। आप अपना काम सीधे रखें, आपको काम मिलता रहेगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट बन गया है ना, वो लोग, हर आदमी ये सोच रहा होता है कि यार मैं अगर पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ तो मैं अपने ही प्रिंसिपल के साथ वो कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं फौजिया के साथ रहा, आपके साथ रहा, आप लोगों ने माशाल्लाह से खुद से अपनी क्लाइंटेल डेवलप करी। क्योंकि आपने अगर अपना कोई ऑफिस भी लिया ना, वर्क स्पेस भी लिया, तो डेफिनेटली वो लोग, आप लोग अपना अलग ही काम कर रहे होते थे। मैं बता रहा हूँ, उसमें भी मुझे पता है कि आप लोग वेटिंग कर रहे होते थे, जी, या किसी ने आपको कोई सबलेट काम दिया कंसल्टिंग में, तो वो कर रहे होते। लेकिन और वो भी हमारे ऑफिस आज से हटके था वो काम, वो टाइम वो था जो कि वो हमारा टाइम था। हमारे लिए बहुत आसान था मुश्ताक इमरान में रह के 3 घंटे और लगा के वहां पे बैठ के उधर से प्रिंट आउट निकाल के वहां काम कर सकते। वहां तो बहुत लोग देखे सब यही कर रहे हैं। नहीं, प्रीवियसली जो थे, नहीं वो काम ठीक है। क्योंकि देखें, किसी भी सक्सेस के पीछे ना, मेरा ये मानना है रफीक भाई, शॉर्टकट नहीं है। हाँ, और अगर आपका शॉर्टकट होता ना, तो अब तक आप बंद हो चुकी होती दुकान। क्योंकि जिस तरह इस टेन्योर के अंदर सरवाइव करना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त जो है बड़ी स्ट्रगल कर रही है, बड़ा मुश्किल है डेवलप करना। यार वो जो टाइम जो हमने स्टार्ट किया ना, इट वाज अ ह्यूज डिप, बता रहा हूँ, जो बिल्कुल समझ ले कि सारी चीजें नीचे जा रही थी उस टाइम, और हमने बोला भाई अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना। तो इट वाज अ वाइज डिसीजन अगर आप बाहर से देखते हैं तो, लेकिन हमें चूंकि करना था, हम सोच चुके थे अब तो करना है, नीचे जाना है ऊपर जाना है, अल्लाह ताला मालिक है हर आदमी। तो अब फिर हमने डिसाइड किया, उसमें फिर छोटे छोटे काम भी पकड़ने पड़ते हैं। आप छोटे काम नहीं पकड़ेंगे, आपको बड़ा काम कोई देगा ही नहीं। तो आपको स्टार्ट के लिए ना, जब भी आप स्टार्ट करेंगे, यू हैव टू पिक एवरी जॉब यू हैव दैट कम्स टू यू, तो वो लेनी है आपने। वैसे भी एक्चुअली अब होता क्या है कि देखें, अब जो है ना, जब से ये डिजिटल मीडिया और एक जनरेशन चेंज बहुत आना शुरू किया है ना, तो काम के ना डायनामिक्स बहुत बदल गए हैं। मैं भी महसूस करता हूँ, जैसे अब आपका एक ऑफिस है, बड़ा वेल डेकोरेट है, पूरा आर्किटेक्ट डिजाइन है, सिटिंग एनवायरनमेंट है, पूरा जबरदस्त है। कभी मौका लगेगा उसका एक चीज करेंगे। तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो है ना, लोग जो नए इंजीनियर्स भी आते हैं, वो जरा एक मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न सिस्टम के अंदर काम करना चाहते हैं। तो उस आइडियोलॉजी को आप किस तरह से देख रहे हो? देखिए, एक चीज जो मैं, वरना तो आप भी नॉर्मल वैसे ही डिजाइन करके बैठे होते, किसी कंपनी के अंदर दुकान बना लेते, वहां से डिजाइन हो रहा होता। जैसे कुछ आपके दोस्त वगैरह हैं, उन्होंने छोटे छोटे कमरे पकड़ के वहां पे बैठे हुए भी हैं। देखिए, अगर आपको बिजनेस रियल में डेवलप करना है तो आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। आप एक कमरे से आप स्टार्ट जरूर कर सकते हैं, आप ग्रो नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट देना है। आपके पास अगर कोई आ रहा है एज एम्प्लॉय भी अगर आ रहा है, तो उसको इन्वायरमेंट चाहिए। जब आप वो इन्वायरमेंट देंगे तो उसकी फिर आपको प्रोडक्ट या आउटपुट उसी तरह का मिलेगा। हम लोग वो अल्लाह का शुक्र है, मी एंड माय पार्टनर बोथ आर एबल टू प्रोवाइड दिस इन्वायरमेंट, और उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स, इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स एंड इन टर्म्स ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। तो वो चीज़ नज़र आ रही है अल्लाह का शुक्र।
अभी अभी जो लोकेशन है ऑफिस की वो किस तरफ है? फेज 7 एक्सटेंशन। 7 एक्सटेंशन के अंदर इतनी दूर? उसकी भी एक वजह है कि या गाड़ी चलाने का बहुत शौक? यार वो तो नसीब में है, सफर लिखा हुआ है नसीब में। अच्छा। हाँ, ये मैंने आप समझ लिया। अच्छा। जब मैं अभी एक साइट है हमारी, मैं फ्राइडे वहीं गया हुआ था, आई हैड टू ड्राइव 6 आवर्स स्ट्रेट। तो जब मैं पहुंच गया ना, मुझे लगा ये मेरे नसीब में लिखा हुआ है ये सफर, ना तो इससे भागना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है। वहाँ पे यह है कि डीएचए में इस वक्त ज़्यादातर क्लाइंट से ज़्यादा मार्केट वहाँ पर है। आप अगर मार्केट से दूर होकर बैठेंगे ना, तो एज अ बिजनेसमैन ये फुलिश आइडिया है कि आप मार्केट से दूर कहीं और दुकान खोल के बैठ जाओ। तो मेन मार्केट वहाँ है, क्लाइंट्स वहाँ है। वो भले इंडस्ट्रियल क्लाइंट है तो घर उसने डीएचए में लिया हुआ है, कमर्शियल क्लाइंट है तो उसने घर अपना डीएचए में बनवाना है। इमारत एक तो सबसे बड़ा आपका क्लाइंट वहाँ बैठा हुआ है डीएचए में, और जो आर्किटेक्ट की जो एक चेन है बेसिकली वो ज़्यादातर डीएचए में। तो इट्स बेटर टू ग्रैब द मार्केट रादर देन टू रन अवे फ्रॉम द मार्केट। तो अगर आपने काम करना है तो आप मार्केट ही जाओगे ना, आप कहीं और जाके तो ऑब्वियसली घर से बैठे काम नहीं करोगे, आपको यू हैव टू बी। तो यानी कि आप तीनों सेक्टर में काम कर रहे हो, आर्किटेक्ट के साथ भी कर रहे हो, आपके अपने भी क्लाइंट्स हैं डायरेक्टली, और इंडस्ट्रियल क्लाइंट है, डायरेक्टली आप लोगों के साथ इन्वॉल्व है। अच्छा रफीक भाई, ये बताएं कि जो बिजनेस है वो बिजनेस अगर इस जनरेशन को बताया जाए कि यार तुम्हें ये बिजनेस करने का अगर इतना ही शौक है तो वो चाय के होटल पे तो नहीं होता, उसके लिए कौन सी ऐसी मेंटल अप्रोच है जिसकी बेसिस जो है वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार मैं अपने आप को इस लेवल पे लेके जाऊंगा? हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है ना कि हम तो बैठे हुए सोच लेते हैं कि आजकल तो बस 2 ही गाने चलते हैं यार, मैं मार्क जुकरबर्ग हूँ, मैं एलन मस्क हूँ, ठीक है ना। तो शायद मैं अपना सवाल जो है वो समझा पा रहा हूँ। मार्क जुकरबर्ग, हमने तो यही सुना है हर आदमी से, वो बैठा हुआ यही बोल रहा होता है मैं मार्क जुकरबर्ग बन जाऊंगा। नहीं दानिश, देखिए अगर मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क को आप देखें ना, तो वो भी उनकी भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, उन्होंने बहुत काम किया है इसके ऊपर, और मार्क जुकरबर्ग ने अपनी रातें लगाई हैं जिस जगह पर वो अभी है। और खैर वो ऑब्वियसली एक प्रोपोर्शनल था, वो जिस तरह से वो आगे निकले, वो फील्ड ऐसी थी कि उस तरह से निकल गए। हम लोग लकीली बोलो या अनलकीली बोलो कि हम कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो इसको जरा ना स्लैब को तराई में टाइम लगता है, 28 दिन चाहिए होते हैं शटरिंग अगले दिन नहीं खोल सकते, वो हम रेडी मिक्स डाल के कर रहे हैं कोशिश जल्दी। आपकी शटरिंग जो है ना कम से कम 14 दिन तो लगेंगे, 28 दिन बाद स्टैंड आएगी आपको। तो ये थोड़ा टाइम आपको देना पड़ता है। आपको अगर इस फील्ड में आप आ गए हैं, किस्मत है आपकी या बदकिस्मती है, तो उसको आप टाइम दें, क्योर होने का टाइम दें। आप जब लर्निंग करें, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, लर्निंग आप पूरी रखें अपनी, और उस लर्निंग के बाद आप जो है एक साथ साथ अपना क्लाइंटेल बनाना शुरू कर दें, क्योंकि काम आपने अपना अगर करना है, तो अगर आपने जॉब करनी है तो फिर तो आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं, आराम से जाएं, घर जाके सो जाएं, अगले दिन सुबह उठते हैं ऑफिस चले जाएं, फिर वापस आ जाएं, महीने के आखिर में सैलरी आपके। फिर तो आप ये गुनाह ही ना करें बात करने का। एग्जैक्टली, अगर आपने जॉब भी करनी है तो फिर आप सोचे ही नहीं, लेकिन अगर आपने इस चीज़ को सोचना है तो फिर आपने बैक ऑफ द माइंड ये अपनी ये सारी चीज़ें करनी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो काफ़ी लोग इस चीज़ से दूर है, वो है अकीदे की। आप सबसे पहले ये बिलीव आप पक्का कर लें अपना कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ भेजा है, अल्लाह ताला आपके साथ है, उसी ने आपको यहाँ से निकालना है। ये बिलीफ सिस्टम ही तो शेक कर गया, ये मेन मसला जो हमारा पहला क्वेश्चन था जिसको हमने फेयर वाली बात, ये वहीं आगे कनेक्ट हो गई ना डिस्कशन। अब अगर आप उस बिलीफ पे जाएंगे तो आपको ये भी पता है यार अल्लाह ताला ने आपको इस पोजीशन में डाला है। अभी हमारे साथ भी 3 साल होने वाले हैं अपना काम स्टार्ट किए हुए। ऐसा नहीं है 3 साल से बहुत ही स्मूथ इजी राइड थी, हम नहीं होता अप एंड डाउन, ऐसे टिप्स थे मैं आपको बता नहीं सकता था भाई ऑनेस्टली, लेकिन ये था कि अल्लाह ताला ने पहुंचाया यहाँ तक, वो निकाल भी देगा और निकाल देता है, निकाल देता है। आपकी सोच है कि वो। फौजिया को कैसे कन्विंस किया यार? ये मुझे ऐसा पता है कि आइडिया तुम्हारा था और कन्विंस करना फौजिया को, देखो वो भी एक कंफर्ट जोन में जाता है। तुम्हें तो मैं जानता हूँ कि भाग दौड़ ये वो सारा कुछ एनर्जी है, वो 20 साल से एक कंफर्ट जोन के अंदर बैठी थी, उसको निकालना वो जो बारीकी है ना, मैं वो समझ में जाता हूँ हाउ टू कन्विंस हर। और वो भी ये सवाल जो है ना बहुत सारे लोग कर रहे हैं ये सवाल, और इसका जवाब ढूंढ रहे हैं ऑनेस्टली। ढूंढ नहीं रहा, कर चुके नहीं, लोग ढूंढ रहे हैं कि यार ये क्या किया इसने, ऐसा क्या बोला। तो इट वॉज अ सिंपल, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई इसमें कोई कन्विंसिंग चीज नहीं थी, बस आई वॉज फेयर विद हर। जो भी हम काम कर रहे थे ना साथ में, आई वॉज फेयर विद हर, क्योंकि उसमें फौजिया का काम कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम आप ज्यादा कर रहे हो और आपको लगता है यार मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ, वो अच्छा उसके पीछे एक बहुत बड़ी जबरदस्त बात है। मैं थोड़ा सा इस चीज को लंबा ये है, हम जब ये काम स्टार्ट कर रहे थे ना, तो नाम के ऊपर बड़ा वो हुआ
कि हाँ ये भी है, तो ये मैंने सुबह सोचा था, नाम के ऊपर भी हुआ कि हम लोग जब मुश्ताक डार में रह रहे थे, वहाँ काम कर रहे थे, तो उस वक्त तो खैर चीज़ें आना शुरू हुई, फौजिया भी साथ थी हमारे, तो उस वक्त अलवी कंसल्टिंग है या मेरे नाम से चल रहा था। लेकिन जब उसको रजिस्टर कराने की बात आई तो भी फौजिया ने मुझसे कोई बात नहीं की इसके ऊपर। आई वेंट टू हर कि भाई अब नाम का क्या करना है, चीज़ है मुझे नाम से, या मुझे अब मैं अकीदे के ऊपर ही आ रहा हूँ। तो उसने बोला जितना मेरा है ना वो मुझे मिलना है, वो तुम भले मुझे दो या ना दो, मुझे पता है मेरे पास आ जाएगा। माशाल्लाह, सही है। तो इसलिए मुझे नाम की भी मुझे वो नहीं है, मुझे काम अपना सीधा रखना है। और फौजिया की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, ऑब्वियसली इसकी एक बेटी है, उसको भी टाइम देना होता है, और उसको टाइम का कोई वो नहीं है। मतलब हमारे ऑफिस में मैं एक और बात आपको बता दूं कि देयर इज नो अटेंडेंस या देयर इज नो उठा वाला काम। आप अपने टाइम से जो आपको लग रहा है आप आए अपने टाइम से, मतलब टाइम पूरा करके जाएं या काम पूरा करके जाएं, हमें काम से कंसर्न, ये मेरे लिए अच्छी जी, ये हमें काम से कंसर्न है। क्योंकि दानिश देखें इस वक्त लोगों को रिटेन करना ना, जॉब अच्छी मिल रही है, ज्यादा पैसे कहीं और दे देगा कोई भी, सही है, और फैसिलिटीज आपको चाहिए, पर्क्स चाहिए, वो मिल जाएंगे आपको। ये इस तरह की चीजें ना हर जॉब में नहीं मिलती। कि खास तौर पे हमारा कराची का जो एनवायरनमेंट है कि लोग आप बिल्कुल फ्री माइंड के साथ, हमने नहीं बोला आप 9 बजे, आपने नहीं बोला आप 10 बजे, हमने बोला आप 11 बजे आओ। अब जो टाइम आपको लगता है ना आप उस टाइम पे आओ, उस टाइम से आराम से अपना टाइम पूरा करके, हमें काम चाहिए। अगर काम सही नहीं मिल रहा हमें, तब मसला शुरू। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। अगर आप टाइम से आ रहे हो, टाइम पे जा रहे हो, और अंगूठा भी लगा रहे हो, अटेंडेंस भी लगा रहे हो, काम नहीं करके दे रहे हो 8 घंटे बैठ के, तो आपके 8 घंटे मेरे किस काम के भाई? किसी काम के। तो इस कल्चर को हम थोड़ा सा लेकर आ रहे हैं इस वक्त, और कोशिश कर रहे हैं आगे जाए। नहीं तो फिर ये जैसे फौजिया वाली बात थी, आपकी जो पार्टनर है, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि फिर आपकी एक सिंक्रोनाइजेशन एक दूसरे के साथ शुरू से ही अच्छी रही, बिल्कुल। तो आपको बड़ी आसानी रही काम को लेकर। इस मामले में आई फील आई एम सो ब्लेस्ड कि पार्टनर लाइक फौजिया जिसने टेक्निकल साइड पूरी देखी हुई है। अभी भी हम लोग कभी साइट पर जाते हैं तो मैं खैर बड़ा मजाक उड़ाता हूँ, फौजिया इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेती है कि कुछ साइट्स ऐसी हैं जो कि मैं देख रहा होता हूँ, वहाँ फौजिया वहाँ भी बोल रही होती है, लेकिन कुछ साइट्स ऐसी हैं जो फौजिया देख रही है, मैं बिल्कुल चुप होता हूँ, वहाँ मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ चीज़ों को। तो जब साइट खत्म होने वाली होती है ना, लोग मुझसे पूछते हैं आप भी इंजीनियर हैं? तो मैं जवाब नहीं देता, फौजी जवाब देती हूँ, जी ये पार्टनर है मेरा, ये भी इंजीनियर है। फिर जब हम वापस आ रहे होते हैं ना, ऑफिस आया था, मैं फिर फौजी को बताता मैं भी इंजीनियर हूँ भाई, मैं काम कर वो असल में आपके याद है आपको, मैंने आज से 2 साल पहले भी आपको ये कहा था कि जो आपके डायनामिक्स है ना, वो बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज्यादा है। तो आप एंड ऑफ द डे जो है ना, वो मार्केटिंग साइड के ऊपर ही जा रहे हैं। वो तो इंजीनियरिंग के जार्गन्स तो डेफिनेटली ब्लड के अंदर है। अभी मैंने आज ही एक चीज सुनी आपके बारे में, आप पढ़ा भी रहे हो भाई, टीचर भी बन रहे यार, ये भी समझने भी पार्ट है। IVS इंडस वैली नाम सुना, आर्किटेक्ट की बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैंने KU में 2 साल पढ़ाया। अच्छा। तो जब मैंने KU में यार मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ टू बी ऑनेस्ट। मतलब 2-2 घंटे के लेक्चर होते थे दानिश भाई। और तो क्या आर्किटेक्चर पढ़ा रहे हो? आर्किटेक्चर का एक कोर्स होता है स्ट्रक्चर का, जो आर्किटेक्ट्स पढ़ते हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रक्चर का आपको नॉलेज देना पड़ता है, बहुत जरूरी है। तो जब वो हम लिटरली 2-2 घंटे की क्लासेस होती है और लाइट नहीं होती थी। अब इमेजिन करें, बच्चे अलग पसीने में शराब हो और मैं भी सोकिंग इन स्वेट, हम पढ़ा रहे थे तो क्लास खत्म हो जाती थी, तब भी लाइट नहीं आती थी। तो 2 साल पढ़ा लिया वहाँ पे। फिर वहाँ से किसी को इन्फॉर्मेशन गई IVS को कि कोई पागल है जो KU में पढ़ा रहा है और अंधेरे में भी पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, टाइम दे रहा है। फिर IVS से मुझे कॉल आए, प्रॉपर 3-4 इंटरव्यूज हुए वहाँ पे, और अब अल्लाह का शुक्र है कोई 3 साल होने वाला है IVS में पढ़ाते हुए। अच्छा, ये मुझे बिल्कुल, मैं सरप्राइज था इस बारे में, मुझे भी पता था। लेकिन अच्छा है, पढ़ाने से क्या होता है कि आपकी एक समझे कि एक इंटरेक्शन नए बच्चों के साथ रहती है। मैं आपको सही बताऊं, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं वहाँ रिलैक्स, इट्स योर शो। मैं वहाँ रिलैक्स होने जाता हूँ। मैं वहाँ बिल्कुल टीचर का कोई एटीट्यूड है ही नहीं, वो एटीट्यूड में बाहर छोड़ के IVS जाता हूँ। और बच्चों से आप कोई मिलेगा अगर IVS का ना, तो पूछिएगा जरा कि रफीक अलवी के बारे में बताओ। तो मैं वहाँ सिर्फ रिलैक्स होने जाता हूँ। पूरे हफ्ते की टेंशन होती है ना, जो भाग दौड़ है, वो वहाँ जाके मैं सुकून से बच्चों के साथ उनको सिखाता भी हूँ, उनके साथ बातें भी करता हूँ थोड़ी, ताकि क्लास जो है वो चलती रहे। स्ट्रक्चर एक बोरिंग कोर्स है, मैं चाहता नहीं हूँ कि वो बोर हो बच्चे, ठीक है। तो कुछ सीख के निकले, जब फील्ड में जाएं तो उनको पता हो कि भाई कम से कम आपको 8 इंच का या 6 इंच वाइड कॉलम आपको देना है, कहीं कंसीलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें मैं उनको थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ ताकि उनको आइडिया वो सीख जाता है। नहीं चलो, ये तो अच्छी बात है। चले अब मेरे जो जहन में था ना, वो एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमारा पाकिस्तान का सीवरेज सिस्टम। क्योंकि अब बारिश का सीजन आ रहा है, जब तक ये पॉडकास्ट आपका लॉन्च होगा डेफिनेटली बारिश हो जाएगी, और अल्लाह करे कि कोई भी फंसे ना उसके अंदर। ये सीवरेज सिस्टम का क्या इशू है? इसको हम क्यों कैटर नहीं करते एज एन कंसल्टिंग इंजीनियर, या ये सारा कुछ देखें, या गवर्नमेंट से कोई आपकी एफिलिएशन आप लोग बनाते हो या नहीं बनाने की कोशिश करते? क्या इशू है? ये गवर्नमेंट सेक्टर, पहली बात तो ये चीज़ जो उठानी है ना, ये कोई भी कंसल्टिंग इंजीनियर
या कोई भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ना, टू बी स्ट्रेट, ये उठा नहीं सकता, ये गवर्नमेंट सेक्टर का हुआ है। अब हम केटर, इसलिए केटर की जो मैं आप कह रहे हैं कि उसको क्यों नहीं कर सकते, हमने इसको बर्बाद किया है। ये सिस्टम हमें पूरा मिला हुआ था कराची के अंदर, जगह जगह पूरे इन्होंने प्रॉपर नेटवर्क्स बनाए हुए थे, जिनको हमने जहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके या जिनको हमने चोक करके वो हमने खत्म कर दिया। और लोग इसमें पार्ट है, लोगों का इसमें, गवर्नमेंट का कोई इतना पार्ट नहीं, इसमें लोगों का पार्ट है जिन्होंने ये चीज़ की। अभी मैं एक आपको इसी फोरम के ऊपर आपको एक और चीज़ बता दूँ, आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी टू नो इट, कि वी एज एलवी कंसल्टिंग इंजीनियर्स, हम लोग यूनाइटेड नेशंस से सिलेक्ट हो गए कराची के प्रोजेक्ट। माशाल्लाह, देखो मैंने कैसा जबरदस्त सवाल किया है ना, तो सही मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ बैठ के। नया फोरम मिला तो मतलब मैं भी फिर जरा बता दूं ना, तो नहीं मैं ये लोगों को ये बता दूं कि भाई ये कोई भी मैंने जो क्वेश्चन किया है ना, ये बस अपनी थॉट से किया है, ये मुझे अंदाजा नहीं था, नॉट स्क्रिप्टेड, ये स्क्रिप्टेड नहीं है बिल्कुल, पहले बता दूं। तो वहाँ पर भी इंटरव्यूज हुए हमारे और सब पार्ट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह, तो उसमें हम लोग यूएन से सिलेक्ट हो चुके हैं, शुक्र है। अब इसी का मैं ऐसा बता रहा हूँ, यूएन के अभी 2 प्रोजेक्ट्स आए हैं, जो कि एक हाईवे की तरफ एक जो छोटी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर कुछ नाले जा रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने ब्रिजेस बनाने हैं। यूएन मोस्टली काम इसी तरह करती है, आपको आइडिया होगा। तो उन ब्रिजेस पे हम बात कर रहे हैं ना, नालों को किस तरह से, सीवरेज सिस्टम को, वहाँ पर सीवरेज सिस्टम पूरा डला हुआ है। अब वो 2 उसको एक्सेस करने के लिए, 2 एरियाज को एक्सेस करने के लिए उसके ऊपर ब्रिज बनाना है। अभी उन्होंने कचरा डाल के, पाइप डाल के वो बनाया हुआ है। लास्ट वीक हमने विजिट किया वहाँ पे, फौजिया भी मेरे साथ थी और यूएन के लोग भी थे। तो हम लोग वहाँ पे खड़े हुए बात कर रहे थे कि ब्रिज बनाएंगे। मोस्टली तंग इलाकों में आप स्टील स्ट्रक्चर का ही काम करते हैं, ताकि आप असेंबल करें जाके वो बनाए। हम लोग वहाँ खड़े हुए सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम कहाँ से ब्रिज को चढ़ाएंगे, किस तरह चढ़ाएंगे। बाइक पे जो लोग जा रहे हैं ना वहाँ से, वो ये कह रहे हैं स्टील का मत बनाना, चोरी हो जाएगा। लोकेशन हाईवे के साथ, ये कराची की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मतलब हम बात ब्रिज ही ले जाएंगे, हाँ कह रहे हैं पूरा ब्रिज ले जाएंगे, अगर लोहे का बनाया तो काट के ले जाएंगे। अब आप बताएं, वहां पे अंडरग्राउंड टैंक इन्होंने बनाया था पूरी सोसाइटी को, जो पूरी आबादी उनकी बनी हुई है, कच्ची आबादी, उसको इन्होंने पानी देने के लिए इन्होंने उसके ऊपर ना हिल्टियां मार मार के उसका सरिया निकाल दिया। आप बताएं ये जो आप सीवरेज सिस्टम है, ये कुछ रह सकता है? नहीं, फिर तो ये कहाँ सस्टेन। हम खुद नहीं बदले हैं ताकि भाई कोई चीज चेंज नहीं होने वाली, ये सब सही हो जाएगा। बदल तो रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं ना, बदल नहीं रहे हम तो, छोड़ के जा रहा है, गायब हो रहा है। बदल तो कोई कुछ नहीं रहा है। नहीं वैसे मेरा भी जो, क्योंकि हम ये यहाँ बॉर्न हुए हैं, आप भी यहीं पैदा हुए, काम किया सारी जिंदगी सब कुछ, तो मैं भी लोगों को आने वाली जो जनरेशन उनको भी यही बात समझाता हूँ कि देखो भाई, जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे ना, तुम कुछ नहीं हो। सारी चीजें उठा के दूसरों पे डाल दोगे कि उसने मौका नहीं दिया, इसने मौका नहीं दिया, मैं तो बड़ा मेहनती था, मुझसे ये नहीं हुआ, वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फियर्स आते हैं आपको, थॉट्स आती हैं आपको, सब कुछ आता है। लेकिन अगर आपने अभी जैसे थोड़ी देर पहले कहा, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग और आपने एक डिसीजन ले लिया, तो वो आप उस पर काम करें। किसी ने बड़ी अच्छी एक अभी बात की है, मैंने कहीं पढ़ी थी, कि अगर आपको फेल ही होना है तो उस काम में हो जो आपको पसंद है, आपको तकलीफ तो ना हो ना। तो हमने भी इसी तरह से, आपने भी इसी तरह से किया। तो गवर्नमेंट देखें, हर चीज जो है ना, गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन ये नहीं होता कि गवर्नमेंट 24 करोड़ लोगों को जो है वो पानी भी पिलाएगी ले जाके। ठीक है, आप खुद भी कुछ एफर्ट करें सोसाइटी में, आप अपनी गली तो साफ रखें। अरे घर के आगे से तो कचरा उठाने कम से कम, हम वो नहीं उठाते हैं, मेरे अपने पड़ोसी जो है वो उठा के बाहर रख देते हैं। हमारे यहाँ लाइट लगी तो वो गली में लोगों ने बोला है कि भाई चलो लाइटिंग वगैरह लगा देते हैं, सबने दिया। तो बराबर वालों से पूछा, बोले मैं तो पैसे नहीं दे सकता, गार्ड के पैसे नहीं दे सकता। तो वो जब हम खुद ही नहीं बदलते तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं हम यार, ये ट्रेंड जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन जिस तरह से स्लम्प में गई है, कभी कुछ देख रहे होते हैं टैक्स की वजह से बंद हो गई, कभी कुछ देख रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं, जो फ्लैट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जैसे बनती हैं, इससे हमें एज अ कॉन्ट्रैक्टर या आपको एज अ कंसल्टेंट कोई इकोनॉमी इससे बूम नहीं होती, जो मेरा ये मुझे ऐसा लगता है जी। तो आप क्या देख रहे हो कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको अगर बूम दिया जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी उठे? देखिए, ये जो हाउसिंग स्कीम वाले काम है ना, ये इससे आप सही कह रहे हैं कि इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बूम नहीं करती। इकोनॉमी बूम करेगी सिर्फ इंडस्ट्रियल साइड से। अगर हम इंडस्ट्रियल की साइड की तरफ जाएंगे ना, तो उसमें हमारे पास एक तो ग्रोथ, आपके पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी बढ़ रही है ग्रोथ, ठीक है। सेकेंडली आपके पास वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। आपको हाउसिंग स्कीम को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही, आपको इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट दे रही है। अगर एक फैक्ट्री भी यहाँ पर कोई ऑटोमोबाइल की नहीं आके लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 100 and thousands ऑफ जो है वो एम्प्लॉयज़ को रखेगा वहाँ पे। तो एक जब वो कोई काम से लगेगा ना, तो फिर वो चीज़ें लोग रुकेंगे नहीं यहाँ पे,
अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी लोगों के लिए, तो फिर वो एक साइकिल बन जाएगा। और वो जब साइकिल चलना शुरू होगा तो फिर ऑब्वियसली नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, नई इंडस्ट्रीज आती हैं और फिर ग्रोथ इस तरह से बढ़ती है। अगर आप खाली इस सेक्टर को देखेंगे अपार्टमेंट वाइज या फ्लैट वाइज, वो एक हद तक ठीक है, लेकिन वो भी लोग इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने से घबरा रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त कोई इतनी फ्लक्चुएशन है मार्केट में कि कुछ नहीं पता, कि जो जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो भी बहुत परेशान है, कह रहे हैं हमारे फ्लैट ही नहीं बिक रहे, हमने 4 मंजिला बना लिया अपने पैसे लगा के, हमारा पैसे नहीं है, क्योंकि वो जो 4 हैं वो तो बिके पहले। तो इस वजह से जो इंडस्ट्रियल साइड है ना, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई बड़े उस पर सोच रहे हैं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं भाई इस चीज़ के लिए, लेकिन वहाँ पर ग्रोथ अगर की बात हो रही है तो वो इंडस्ट्रियल साइड ज़्यादा ग्रोथ करता है। नहीं, अगर हम इन्हीं प्रोजेक्ट्स की बात कर लें, लाइक HMR वगैरह की अगर बात कर ले, तो ये कि नॉर्मल बंदा तो नहीं प्रोक्योर कर सकता। नहीं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बंदा या बिजनेसमैन ही करेगा। अब मैंने कहीं पे एक स्टडी पढ़ी थी कि कुछ कंट्रीज का जो स्लम्प आया वो इन बेसिस के ऊपर आया कि स्पेशली मैंने कनाडा के बारे में कहीं पे पढ़ा था, तो उसमें यह था कि जिन लोगों ने इंडस्ट्री लगानी थी ना, वो इस तरफ चले गए कि उन्हें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उधर से इतना ज्यादा मिलने लग गया कि मैंने फ्लैट ले लिया, मैंने हाउसिंग स्कीम ले ली, मैंने ये ले लिया, तो वो इंडस्ट्री से हट गए। और किसी भी कंट्री को नीचे जाने के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंडस्ट्री से हट जाए और इस तरफ इन्वेस्ट करे, क्योंकि वो बेसिकली वो रियल मनी तो है भी नहीं, वो तो जितनी भी साइकिल उसकी घूमनी है वो तो बैठ जानी। अब जैसे दुबई में जब स्लम्प आया तो क्या हुआ उसको? यार बहरिया टाउन हमारे सामने सीधी मिसाल है, तो हमारे सामने की चीज़ है कि वो फिर डिप उसका इसी तरह ही जाता है। और अभी भी ये जो हो रहा है वो डिप उसी में ही है कि वो सबसे लोग शुरू में समझते हैं उसका इजी मनी है, लेकिन वो फिर उसका जब डिप आता है तो फिर वो उसके असरात बहुत खत्म। बाइंग कैपेसिटी असल में खत्म हो गई ना। बिल्कुल है। जब आपकी इंडस्ट्री नहीं लग रही, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो लोग डेफिनेटली ये जो एक्सटेंशन की भी अभी आप बात कर रहे थे इंडस्ट्री में, मेरे ख्याल से वही लोग कर रहे हैं मजबूरी में एक्सटेंशन जिनको जरूरत है। जी बिल्कुल है। अभी कुछ लग रहा है कि आगे हालात ठीक होंगे यार, अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए। हम तो यहीं बैठे हैं, हमने तो कहीं नहीं जाना, तो कुछ होगा बेहतर तो आपका तो क्या नजर क्या आ रहा है, क्या आप किस रीजन से? क्योंकि अब जो ये चाइना US अभी तो एक वॉर कंडीशन डेवलप है, एक इनार की और एक वॉर कंडीशन है इस खत्ते के अंदर। अभी माशाल्लाह से हमने इंडिया को भी फोड़ा पड़ा है ठीक ठाक किस्म का, तबीयत साफ की है। बिल्कुल और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। यार वो भी एक टाइम बड़ा खतरनाक आया था जब ये इंडिया पाकिस्तान वॉर का जब चल रहा था कि होने वाली है, तो यही इन 3 सालों के अंदर जो हमें एक सबसे ज्यादा जो लगा ना, वो एक और डिप जो हमें लग रहा है वो उस टाइम पे था। हुई तो हमें सुकून भी आया ना कि चलो अब हो गए, चलो हुई तो एक और जीते भी हम माशाल्लाह से, माशाल्लाह करके आए, तो वो अपनी जगह है। लेकिन अगर आप हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड वाइज देखते हैं ना, सेक्टर वाइज, तो उसमें एक ठीक ठाक एक जो फेयर था हर तरफ, वो फैल गया था कि भाई नोबडी वाज विलिंग टू इवन पे, कि यार अभी कुछ नहीं पता, अभी आगे देखते हैं प्रोजेक्ट खुलेंगे नहीं खुलेंगे। और काफ़ी लोगों ने प्रोजेक्ट होल्ड भी किए, अभी तक कुछ होल्ड पे ही है, तो वो उसका असर पड़ता है। और अब ये चीज़ें लग रहा है आगे सेटल हो जाएं और ओवरऑल ग्लोबली सेट हो जाए, तो फिर यहाँ की फील्ड असल में ये जो ब्लॉक ही एक तरह से जो डायनामिक ब्लॉक के बंद हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, लाइक चाइना, रशिया, ईरान, ये सारा कुछ जो हो रहा है, इसको किस एंगल में देख रहे हो? इसका क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि जो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान राइज करेगा, पाकिस्तान, उसकी बेसिस बताओ ना मुझे। देखिए सुन ही रहे यार, ऑनेस्टली ये चीज़ सुनने में ही आ रही है, और इसको आप समझ लें कि लोगों को थोड़ी बहुत होप देने के लिए अगर ये इसको इस चीज़ को चलाया जा रहा है ना, इसको वोकल किया जा रहा है, तो ये उस हद तक बहुत ठीक है। लेकिन वो इन लाइक डेकेड्स लगेंगे इसको अभी करने में। अभी हम लोग बहुत दूर हैं। अभी अगर आप जैसे हम कहते हैं ना, हम कहीं चक्कर लगा कर आ जाए बाहर का भी, तो फिर हम पाकिस्तान आते हैं तो हमें पता लगता है कि यार हम कहाँ खड़े हैं। बाहर तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। एक जो है पेपरलेस एनवायरनमेंट के ऊपर लोगों ने काम कर दिया है, और आपको अगर कहीं पर कुछ चीज़ अपनी अप्रूव भी करानी है गवर्नमेंट इदारे में, नादरा चले जाए तो वो पेपर वर्क में आपको पूरा कर देते हैं। एक चक्कर में आपका नादरा से काम हो ही नहीं सकता। तो इसमें हम लोगों को फंसाया हुआ है, तो कहाँ लोग जाके सोचेंगे भाई? लोड शेडिंग में फंसाया हुआ है लोगों को कि लाइट आ रही है नहीं आ रही है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, गैस की लोड शेडिंग शुरू की हुई है, तो आवाम हमारी इस चीज़ से निकल नहीं पा रही है। जिन जगहों का आप बता रहे हैं ना, वो इन चीज़ों से फ्री है। चाइना या ईरान हो गया या बाकी वो हो गया ना वेस्ट सेक्टर, वो सब इन चीज़ों से फ्री है। उनको ये टेंशन नहीं है कि उन्हें घर पे रात को 10 बजे लाइट चली जाएगी तो रात को 2 बजे आएगी, उठ के जो है मुझे जनरेटर बंद करना है या मुझे पानी चेक करना है रात को। उनको ये टेंशन नहीं है। हमें इन चीज़ों में फंसे हैं, और इन चीज़ों से जब तक नहीं निकलेंगे हम लोग आगे ग्रो नहीं कर सकते। हाँ, ये बहुत बड़ी एक बात है अगर देखा जाए कि हमें जो है हम इसी चीज़ों में इतना उलझ गए हैं ना, कि यार घर जाना है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये डॉक्यूमेंट के लिए ये चीज़ लेके आओ। हम आज तक जो है वो मतलब ऑनलाइन कोई चीज़ इतनी आसानी से डेवलप ही नहीं करा। मुझे एक लाइसेंस अपना बनवाना था, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन थी,
ऑनलाइन एप्लीकेशन पे काम किया, रिप्लाई नहीं आके दे, रिप्लाई ने रिजेक्ट कर दिया, वही मैं जाके वहां पे खड़ा हुआ, रिव्यू हो गया। बिल्कुल। तो फिर आपने एप्लीकेशंस क्यों बनाई हैं? हमें मुतमईन करने के लिए। हाँ, कि हम दुनिया के साथ साथ चल रहे हैं, तो बस चल रहे हैं, अल्लाह करे किसी तरह से आ जाए साथ, किसी पेस पे आ जाए। कंस्ट्रक्शन के जो डायनामिक्स हैं, लाइक आपकी कंपनी की बात करता हूँ, आप ऐसा क्या डिफरेंट काम करते हो कि मैं आपके साथ काम करूं, या मैं आपको एज अ क्लाइंट काम दूं? दे दे, अच्छी बात। अरे मैं तो बात कर रहा हूँ, वो एक जनरल परसेप्शन है ना कि देखें, लोग जो होते हैं ना, लोग अब स्मार्ट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ना, ठीक है। अब मेरा तो ये बिलीव है कि जितना हमने पहले लोगों के साथ काम किया, मोस्टली जो काम हुए हैं ना वो डिजाइन ही हुए। तो आप लोग जो है वो ऐसा क्या खास है कि कोई क्लाइंट अगर आपके साथ काम करना चाहता है तो उसको क्या स्पेशल सर्विसेज ऐसी आप दोगे कि वो कह के हाँ यार, ये मैं बड़े बड़ों को छोड़ के ना इसके पास हूँ, मतलब एक्सेप्ट मनी, पैसों के अलावा? ये भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सवाल आप बता दें भाई। ये इसका जवाब देने वाला हूं। जनरल डिस्कशन में चलती है, उसकी वजह ये है कि मेरा अपना 15 साल सेल्स का एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे ना बात करनी आती है। देखिए, अभी मैं इसी का एक तो जो सर्विसेज हैं वो अपनी जगह हैं, हम टाइम जो देते हैं क्लाइंट को वो अपनी जगह है, वो सभी देते हैं, सब दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। मैं तो वो चीज अलग क्या चीज है, अलग क्या है साहब। और हम मतलब अगर आप ये पूछेंगे कि एलवी कंसल्टिंग इंजीनियर इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म में कहाँ खड़ी होती है, या कोर्ट में उसकी कोर्ट कितनी होती है, तो वो हमारी हाईएस्ट ही जाती है। सही है, कभी कभी बड़ों से भी हाईएस्ट चली जाती है हमारी, तो उसमें भी हमें कोई शर्म वरम की बात नहीं है। एक प्रोजेक्ट की मिसाल दूंगा इसका जवाब देने के लिए। वो मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा, आर्किटेक्ट का नाम भी नहीं लूँगा और कंसल्टेंट का नाम भी नहीं लूँगा, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट पे हम लोग हाईएस्ट आए, कोर्ट हमारे पास आए, और हम लोग कोई 6-7 लाख रुपए हाईएस्ट थे डिजाइन। अगर आप डिजाइन वाइज पूछेंगे तो 6-7 लाख रुपए क्लाइंट को बहुत ज़्यादा लगते हैं। डिजाइनर 6-7 लाख रुपए पर मांग रहा है, करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10 करोड़ का, डिजाइनर क्यों इतने मांग रहा है? तो उनके पास और कोई सस्ता डिजाइनर था, तो वो उनके साथ चले गए। ठीक है, अब जब प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अच्छा हम लोगों को क्लाइंट ने थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर था हमारी तरफ, लेकिन चूंकि 6-7 लाख का डिफरेंस था, तो उसने बोला भाई मैं आर्किटेक्ट के इंजीनियर के साथ चला जाऊंगा। जो इंजीनियर था वो आर्किटेक्ट लेकर आया था। जब प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ तो क्लाइंट के दिमाग में ये चीज़ थी कि इसको मैं एक दफ़ा चेक तो करा लूँ पुराने वाले से, उसने पैसे इतने मांग लिए, तो खैर हमारे पास वो फिर भी आए। उन्होंने बोला इसकी वैल्यू इंजीनियरिंग कर दो। देन वुड यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ टनेज ही सेव्ड? ओह, इट वाज 100 टन्स। नो इमेजिन कि 6 लाख रुपए की अमाउंट जिसकी वजह से प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकला, वो 3 करोड़ एक्स्ट्रा दे रहे थे उस काम के। ये जो चीज थी ना, मैं ये बात करना चाह, अब मैं पूछना ये चाह रहा था, हुआ क्या है इसकी आगे? सिर्फ हमने नहीं बोला कि ये 100 टन का फर्क आ रहा है, जो इंजीनियर ऑन रिकॉर्ड था उसने ये बात एडमिट की है। ओह, अब आप बताएं कि उसकी क्या फेस वैल्यू रहेगी आगे पर? आपने मुझे इस वक्त जो है ना स्पीचलेस कर दिया है। I don't want to name that, but नहीं, ये मैंने भी एक्चुअली मैं भी एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो वहाँ पे मेरा भी एक इंजीनियर था, वो ब्रिजेस डिजाइन करता था। अच्छा, ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट, मुझे इतना मजा आ रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर के बाद जो है ना, लंच के बाद एक सेशन और करें आपके साथ। उसको मैंने कहा यार ये बिल्डिंग जो है ना रेट्रोफिट कर दो। वो ब्रिजेस का डिजाइन का बंदा था। okay. तो हमसे थोड़ी हायरिंग में भी, इस पे भी बात करेंगे, हायरिंग में इशू हो गया, हम उसे लेके आ गए। हमने कहा स्ट्रक्चर तो डिजाइन कर रहा है, हम लेके आ गए। हमारे जो एक इंजीनियर साहब थे, सो कॉल्ड गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्होंने जी बंदा हायर कर लिया बगैर जज किए कि यार ये बिल्डिंग का है, या काम हमें बिल्डिंग का था, बंदा ब्रिजेस का लिया। जब उन्होंने फाउंडेशन वगैरह सारी डिजाइन करी, तो उन्होंने वो ठीक ठाक किस्म का जो है ना, समझे कि एक फेस के अंदर 27 टन स्टील डाला। बहरहाल फिर हमें समझ में नहीं आया, वो चला गया, फिर दूसरा बंदा में लेके आया। तो कैन यू इमेजिन कि वही फाउंडेशन 11 टन पे डिजाइन हुआ। तो आपकी जो ये अप्रोच है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट तक ये मैसेज जाना कि देखें आप कम पैसों में जरूर काम कराएंगे, लेकिन ओवर डिजाइन करके एग्जैक्टली नहीं। देखिए, ये स्टडी आपके पास होनी चाहिए। इस स्टडी को कैसे क्लाइंट को समझाएं? क्लाइंट नहीं समझ रहा है ना। इसका ये है कि अगर एक बंदा, आसान मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना इसको, कि अगर कोई बंदा, लेट से मैं घर की बात कर रहा हूँ, बैरिया के तो बहुत लोग 50-60 हज़ार में घर कर रहे हैं, तो अगर वो 50,000 में आपका घर कर रहा है बैरिया का, उसके पास 50 के कोई 50 घर और पड़े होंगे ना, वो टाइम देगा आपके घर को इतना? ऐसा ही है, क्योंकि वो कम में कर रहा है, तो लोग और अट्रैक्ट कर रहा है वो कस्टमर्स को कि यार कम में मेरा काम हो रहा है, उसकी दुकान पे ज्यादा रश लगा हुआ है लेमन लैंग्वेज में, तो इसलिए क्या वो आपको टाइम देगा प्रॉपर उतना? ऐसा नहीं है।
जो अगर आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा है तो उसकी कोई वजह है ना, वो आपको प्रॉपर टाइम दे रहा है, रीजन है, बिल्कुल। उसकी ड्राइंग में वो क्वालिटी आपको नजर आएगी जो दूसरे की उसमें नजर नहीं आप आएगी। बिलीव करें, मेरे पास तो ई टाइप मॉडल्स है बहुत सारी कंपनीज के जो हमारी एस बिल्ड्स वगैरह के अंदर होते हैं, उन्होंने मैशिंग तक नहीं की हुई होती है। तो मैशिंग नहीं की, सारा लोड बीम पे डाल दिया, बीम में स्टील बढ़ा दिया। हम क्लाइंट को ये समझाते हैं, लेकिन वो उस वक्त जो है ना इकोनॉमी को देख रहा होता है ना, पैसे देख रहा होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप कंस्ट्रक्शन के अंदर जाए ना, जैसे किसी भी क्लाइंट को ये चाहिए कि कंस्ट्रक्शन के लिए ये कोटेशंस, ये सारा एक टेक्निकल इंजीनियर होना चाहिए जो इसको इवैल्यूएट करे, प्रोक्योरमेंट का आदमी नहीं होना चाहिए, वो तो टोटली कमर्शियल। जी 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 जी, वो प्रोक्योरमेंट के आदमी को उसका पता ही नहीं होगा कि अगर चार्ज कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, उसकी नजर में सिर्फ पैसे नजर आ रहे होंगे और वो ऑब्वियसली हाँ, उसकी वजह ये बहुत बड़ी एक टेक्निकल रीजन है। जैसे अब आप बता रहे हो 100 टन, ये तो एक प्रोजेक्ट की आप एक एग्जांपल दे रहे हो, तो 100 टन को आप कैलकुलेट करें तो मिलियंस के अंदर 3 करोड़ का सरिया है, सिर्फ सरिया, और कंक्रीट जो बचाई है वो एक अलग केस है। सिर्फ सरिया में बता रहा हूँ, कहाँ 6 लाख कहाँ 3 करोड़। रफीक भाई मुझे तो बहुत ही मजा आया है लेकिन मुझे पता है आपने बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम निकाला। हमारा लास्ट वीक भी आपके साथ अपॉइंटमेंट था, वो जाहिर बात है आपको क्लाइंट वगैरह के पास जाना था। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि एक सेशन और करते हैं, ठीक है, इसको अभी यही करते हैं क्योंकि एक हमारी जाहिर बात है आपस से दोस्ती भी है। अपनी बॉस से फिर छुट्टी की इजाजत लेनी पड़ेगी। चले अभी हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। थैंक यू वेरी मच रफीक भाई, बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया।